This is John Gall speaking. Let us look beyond the horizon. तो आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। अगर आपने इससे पहले मेरा बिटकॉइन के ऊपर पॉडकास्ट नहीं सुना है देन आई अर्ज यू गाइस टू गो एंड चेक इट आउट, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस हो चुकी हैं एंड काफ़ी चीज़ों से रिलेटेड है। विदाउट फर्दर डू शुरू करते हैं DLT के बारे में। DLT इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली है क्या? सबसे पहले हम ध्यान देते हैं द वर्ड लेजर के ऊपर। लेजर का मतलब क्या होता है? इट्स बेसिकली जैसा हम कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, चाहे वो हमारे खर्च हों या हमारे अकाउंट में कुछ पैसे आए हों, उसे हम अगर रिकॉर्ड करके रखते हैं, जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं खाता किताब। लेजर इज़ बेसिकली अ खाता किताब जिसमें जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं इन एंड आउट, उसे हम नोट डाउन करके रखते हैं। DLT क्या है? बेसिकली DLT उस खाता किताब को, उस लेजर को डिजिटलाइज कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे एक और वर्ड है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। अब अगर आपको लास्ट पॉडकास्ट से याद होगा तो हमने बिटकॉइन के नेटवर्क के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे कोई भी जो ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन की कंप्लीट होने से पहले उसे कुछ कन्फर्मेशंस लगते हैं। तो वो जो कन्फर्मेशंस होते हैं बेसिकली होते क्या हैं? जो माइनर्स होते हैं जो कि इन ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, वो ये चीज़ चेक करते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ट्रांजैक्शन लेजिट है। तो उसे चेक करने के लिए वो आपकी पूरी अकाउंट हिस्ट्री को चेक करते हैं। तो उसमें ये पता चलता है कि आपके अकाउंट में कब बिटकॉइन आए थे, कितने बिटकॉइन निकले, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी करंटली आपके अकाउंट में कितने बिटकॉइन है। इफ योर अकाउंट हैज़ 1 बिटकॉइन एंड यू आर ट्राइंग टू ट्रांसफर 2 बिटकॉइंस, ऑब्वियसली वो एक फॉल्स ट्रांजैक्शन होगा। तो इसी चीज़ को पकड़ने के लिए बिटकॉइन के नेटवर्क में ये कन्फर्मेशंस करना ज़रूरी है। एंड एक कन्फर्मेशन से बात नहीं होती, कई सारे कन्फर्मेशंस लगते हैं। आगे चल के थोड़ा इस पे डिस्कस करते हैं। DLT क्या हो गया? एक डिजिटल लेजर। डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों? क्योंकि बहुत सारे माइनर्स हैं एंड ये जो माइनर्स हैं कोई भी एक दूसरे को जानता नहीं है। किसी को भी रैंडमली जो बिटकॉइन का नेटवर्क है वो सेलेक्ट कर सकता है अपने किसी सर्टेन ट्रांजैक्शन को क्लियर करने के लिए या उसमें कन्फर्मेशन देने के लिए। नाउ DLT के कुछ एग्जांपल्स क्या हैं? सबसे फेमस उसका एग्जांपल है ब्लॉकचेन, जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। उसके अलावा है कुछ हैशग्राफ, डैग एंड होलोचेन, बट मेनली हम ब्लॉकचेन पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि बिटकॉइन जो है वो जिस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, जिस टाइप की डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पे वो वर्क करता है, दैट इज़ ब्लॉकचेन। नाउ ब्लॉकचेन काम कैसे करता है? तो ब्लॉकचेन का फंक्शनिंग समझने के लिए यू कैन इमेजिन, सबसे पहले तो एक ब्लॉक इमेजिन कर लीजिए और उस ब्लॉक में एक चेन कनेक्टेड है, उस चेन से एक और ब्लॉक कनेक्टेड है। ओके, आप ये मान सकते हैं कि लाइन से बहुत सारे ब्लॉक्स को आप इमेजिन कर सकते हैं जो एक दूसरे से एक चेन के थ्रू कनेक्टेड हो। अब ये ब्लॉक होते क्या है? ये ब्लॉक बेसिकली जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक मेमोरी कार्ड होता है या एक स्टोरेज डिवाइस उसमें लगी रहती है जो बेसिकली डेटा को स्टोर करती है। ब्लॉक्स आर द सेम। ब्लॉक्स क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस को खुद में स्टोर करते हैं और हर ट्रांजैक्शन का एक सर्टेन साइज होता है। जितना ज़्यादा अमाउंट आप ट्रांसफ़र करेंगे उतना ज़्यादा उस ट्रांजैक्शन का साइज़ बड़ा हो सकता है। बट ये जो ब्लॉक्स हैं, खासकर हम बिटकॉइन का एग्जांपल ही लेके चलेंगे तो बिटकॉइन के केस में जो ब्लॉक्स का साइज़ है वो फिक्स होता है। उस सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा कोई भी ब्लॉक कैरी नहीं कर सकता है। करंटली बिटकॉइन के एक ब्लॉक का थियोरेटिकल मैक्सिमम साइज़ जो है वो 4 MB है और जो ज़्यादा रियलिस्टिक मैक्सिमम साइज़ है वो 2 MB का है। जनरली हम 2 MB का साइज़ ही लेके चलते हैं। बाकी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन भी ये साइज़ वेरी कर सकता है, बट 2 MB इज़ अ मोर रियलिस्टिक फिगर। अब क्या होता है कि एक सिंगल ब्लॉक जैसे फुल होता है वो ब्लॉक आगे बढ़ता है और जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो अपने में ट्रांजैक्शंस लेना स्टार्ट करता है। बट इस फर्स्ट ब्लॉक के आगे बढ़ने तक और जब तक सेकेंड ब्लॉक वहाँ पर वापस आता है कुछ नए ट्रांजैक्शंस लेने के लिए, इसका जो टाइम है जिसे हम बोलते हैं ब्लॉक ट्रांजैक्शन टाइम, ये बेसिकली 10 मिनट्स है और ये फिक्स है। बिटकॉइन के केस में अराउंड 10 मिनट्स लगते हैं एक ब्लॉक जनरेट करने में, यानी कि अ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस विच कैन फिल द 2 MB साइज। तो ऐसा क्या होता है, एक के बाद एक धीरे धीरे ब्लॉक्स क्रिएट होते जाते हैं हर 10 मिनट में और ये जो प्रोसेस है ये चलता जाता है। जैसे जैसे ब्लॉक्स आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उन्हें धीरे धीरे कन्फर्मेशंस मिलते जाते हैं। अब कन्फर्मेशंस की अगर हम बात करते हैं तो हमें देखते हैं कि 6 कन्फर्मेशंस एक ब्लॉक में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बहुत से ऐसे एक्सचेंजेस हैं या वॉलेट्स हैं जो 3 कन्फर्मेशंस पे भी काम करते हैं। अगर 10 मिनट लगता है एक ब्लॉक के क्रिएट होने में, यानी कि आप मान सकते हैं कि 3 कन्फर्मेशंस के लिए अराउंड 30 मिनट्स का टाइम एंड 6 कन्फर्मेशंस के लिए अराउंड एन आवर का टाइम लगता है।
अब इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ था बिटकॉइन की कम्युनिटी में कि ये जो ब्लॉक का साइज़ है इसे इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस हम कैरी आउट कर सकें इस सिंगल ब्लॉक पे। और वो प्रपोज कर रहे थे उसे 2 MB से बढ़ा के 8 MB तक कर दें। बट जो ओरिजिनल बिटकॉइन की कम्युनिटी थी उसने इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया। इसकी वजह से रॉजर वर्न ने बिटकॉइन का एक हार्ड फोर्क किया एंड ही क्रिएटेड बिटकॉइन कैश, which he likes to refer as the original Bitcoin, but we understand the difference. So Bitcoin Cash का जो ब्लॉक साइज है वो 8 MB है। अब बिटकॉइन की जो ओरिजिनल कम्युनिटी थी वो इस चीज़ को अपोज क्यों कर रही थी, उसका मेन रीज़न ये है कि अगर आप ब्लॉक के साइज़ को बढ़ाते हैं तो आपका जो ओवरऑल ब्लॉकचेन है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब सपोज अगर आपको बिटकॉइन माइनिंग शुरू करनी है, देन व्हाट हैपेंस इज इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग एज अ नोड, अगर आप एक नोड की तरह वर्क करना चाहते हैं जो कि ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट करने में हेल्प करे, जो ब्लॉकचेन में कन्फर्मेशंस दे, उसके लिए उस नोड सेटअप को करने के लिए आपको बिटकॉइन की पूरी ब्लॉकचेन डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगर आप उसका ब्लॉक साइज 2 MB से 8 MB करते हैं देन पूरी ब्लॉकचेन का जो साइज है वो 4 टाइम्स बढ़ जाता है। इस चीज़ को बिटकॉइन की कम्युनिटी ने सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से रॉजर वर्न को हार्ड फोर्क करना पड़ा और बिटकॉइन के साथ बिटकॉइन कैश भी आज हमें मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा ब्लॉकचेन यूज़ करने का या बेसिकली कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दिस सॉल्व्स द डबल स्पेंड प्रॉब्लम। अभी डबल स्पेंड प्रॉब्लम क्या होती है? इफ़ यू आर स्पेंडिंग द सेम मनी और द सेम करेंसी ट्वाइस, वो होती है डबल स्पेंड प्रॉब्लम। आप ये कह सकते हैं कि अगर आपकी जेब में कोई 100 रुपये का नोट है, आप उस 100 रुपये के नोट को क्या 2 बार स्पेंड कर सकते हो? सो ऑब्वियसली वो आप नहीं कर सकते। अगर आप कोई 100 रुपीज़ की चीज़ परचेज करते हैं तो वो 100 रुपीज़ वहाँ आपको शॉप पे देने पड़ेंगे और फिर आपकी जेब में कुछ भी नहीं बचेगा। बट अगर आप उस 100 रुपीज़ नोट का एक और काउंटर फीट नोट बनाते हैं या एक जाली नोट बनाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उन दोनों को स्पेंड कर सकते हैं। अब आपको पता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो सिर्फ एक नोट की थी, जो कि ओरिजिनल नोट। जो सेकंड नोट था वो एक काउंटरफीट नोट था, उसकी एक्चुअली कोई वैल्यू है नहीं, बट यू वर एबल टू स्पेंड इट। तो सिर्फ एक करेंसी जिसकी वैल्यू डिफाइंड है उसे आप 2 बार स्पेंड कर पा रहे हैं काउंटरफीट करके, दैट इज़ व्हाट डबल स्पेंड है। अब हम नोट्स की बात कर रहे हैं तो ये तो एक फिजिकल इशू हो जाता है। यहीं अगर हम डिजिटल एंटिटीज़ की बात करें तो अगेन, अगर आपने लास्ट पॉडकास्ट सुना होगा तो आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि डिजिटल एंटिटीज़ के केस में उनकी कॉपीज़ बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे मैंने बताया था, अगर आपके लैपटॉप में मान लीजिए कोई एक इमेज है तो उसकी आप मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही अगर कोई डिजिटल करेंसी है जो कि एक नॉर्मल डिजिटल फॉर्मेट में एग्जिस्ट करती है तो मे बी आप उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डबल स्पेंड की प्रॉब्लम होगी। बट ब्लॉकचेन पे होने से क्या होता है, अगेन जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, ब्लॉकचेन या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी इज बेसिकली गिविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल थिंग्स टू डिजिटल थिंग्स। ओके, जैसा कि हमें बिटकॉइन के केस में देखने को मिलता है, और जो मैंने एप्पल वाला एग्जांपल बताया था उससे चीज़ तो बहुत सही से आई गेस क्लियर हो जानी चाहिए। सो यहाँ पर ब्लॉकचेन या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है कि आप उस एसेट को, उस कॉइन को, उस करेंसी को आप कॉपी नहीं कर सकते, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ नहीं बना सकते हैं। ओके, और बिटकॉइन के केस में खासकर ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि बिटकॉइन का जो नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है आज के टाइम पे। सो इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग कि आप जस्ट ट्राई करें और बिटकॉइन के नेटवर्क को हैक करके आप वहाँ ट्रांजैक्शंस को रिवर्स कर सकते हैं या मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं बिटकॉइन की। इट इज़ नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट। साथ में जो माइनर्स हैं जिनके पास पूरी ब्लॉकचेन है बिटकॉइन की, उनको ये पता है कि भी आपके अकाउंट में कितने बिटकॉइंस थे, ओके, आपने कितने कब ट्रांसफ़र किए, किधर ट्रांसफ़र किए, सारा के सारा जो आपका ट्रांजैक्शंस का डेटा है वो ब्लॉक एक्सप्लोरर पे, जहाँ पे हम बेसिकली अपने ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। तो वहाँ पर अगर आप ये सोचें कि आपके पास 1 बिटकॉइन है बट उस 1 बिटकॉइन को आप 2 जगह स्पेंड कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, क्योंकि ब्लॉकचेन में सारा का सारा डेटा है, वो जो डेटा है उसे आप अल्टर नहीं कर सकते, ना उसे चेंज कर सकते हो, ना उसे हैक कर सकते हो आप, और ना ही जो ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं कन्फर्मेशंस के बाद आप उसे रिवर्स कर सकते हो। सो अगेन, यूजिंग बिटकॉइन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स कि गलत एड्रेसेस पे कभी अपने बिटकॉइंस मत भेजिए, और हमेशा एड्रेस चेक करिए कि ओके जिस एड्रेस पे आप भेज रहे हैं क्या वो एड्रेस उसी क्रिप्टो करेंसी से रिलेट करता है जिसे आप सेंड करना चाह रहे हैं या नहीं। क्योंकि बिटकॉइन का जो वॉलेट एड्रेस का जो फॉर्मेट है, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इथेरियम,
मेन रीज़न बीइंग इनकी ब्लॉकचेन्स भी अलग अलग हैं। तो अगर आप मुंबई पे बैठे हैं एक ट्रेन लेके जो कि आपको दिल्ली लेके जा रही है, तो आप कोलकाता नहीं पहुंचेंगे। आई थिंक दैट मेक्स इट मच ईजियर टू अंडरस्टैंड। आपको राइट लाइन में होना पड़ेगा, सेम वे में आपको राइट ब्लॉकचेन पे होना पड़ेगा उस ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली कंप्लीट करने के लिए। अब ये जो माइनिंग का काम है ये इतना सिंपल या इतना ईजी नहीं है। माइनिंग का जो सेटअप होता है काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, एंड अभी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा माइनिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से पीपल आर स्पेंडिंग लैक्स ऑफ रुपीज़ टू क्रिएट अ सेटअप जो कि इतना पावरफुल हो जिसमें आप माइनिंग कर सको। नाउ माइनिंग की ज़रूरत क्यों है और लोग इतना ज़्यादा इसमें पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं? सो मेन मोटिव तो ऑब्वियसली सबका क्या है, बिटकॉइन को माइन करना। ओके, सो वो नेटवर्क की हेल्प करके व्हाट दे कैन डू, दे कैन माइन बिटकॉइन। ऐसा मैंने बताया था, अगर आप नेटवर्क की हेल्प करते हो ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, देन जो नेटवर्क है इट गिव्स यू बिटकॉइंस एज रिवॉर्ड। नाउ ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू माइनिंग होती है, ये एक कंसेंसस मैकेनिज्म को डेवलप होने में हेल्प करता है। कंसेंसस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, किस वे में जो माइनर्स हैं किसी भी नेटवर्क में वो एक सर्टेन ट्रांजैक्शन के ऊपर कंफर्मेशंस देते हैं। बिटकॉइन के केस में इट्स कॉल्ड प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क इसे क्यों बोला जाता है? बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ कैपिटल टू पुट अप दैट सेटअप, and that setup is using a lot of processing power. Okay, so this is your proof of work. ये जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, ये जो आप इतनी ज़्यादा पावर यूटिलाइज कर रहे हो, दिस इज़ योर प्रूफ ऑफ वर्क। अब इससे क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका जो कंफर्मेशन रहता है वो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे होता जाता है। जो माइनर्स हैं उन कंफर्मेशंस को करने के लिए वो हेल्प करते हैं, वो पूरी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को चेक करते हैं कि ओके ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये सही है या नहीं, इस अकाउंट में इतने बिटकॉइन है या नहीं जितने ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, एंड उस चीज़ के लिए उन्हें एज रिवॉर्ड बिटकॉइंस दिए जाते हैं। अब ये जो कंसेंसस मैकेनिज्म्स हैं ये भी ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे कि नैनो का ब्लॉक लैटिस है, देयर इज प्रूफ ऑफ स्टेक, देयर इज बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस, डेलीगेटेड बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस जो कि ईओस में एंड नियो में यूज़ होता है। सो ऐसे आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। एंड ब्लॉकचेन या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी क्यों है, ये भी मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि हाउ इट इज़ हेल्पिंग टू गिव वैल्यू टू डिजिटल एसेट्स, जो कि आज के टाइम से पहले कभी भी पॉसिबल नहीं था। सो आई गेस इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है ब्लॉकचेन के बारे में, एंड मैंने काफ़ी सिंपल वर्ड्स में इसे समझाने की कोशिश की है, एंड शायद आपको समझ में भी आया होगा। बाकी कोई भी डाउट्स अगर आपके हैं इस चीज़ से रिलेटेड, देन you can just put it down in the comments, and if you want me to discuss a certain topic related to blockchain or cryptocurrencies, bitcoin, anything, please let me know. उसके अलावा भी अगर economics related कुछ अगर topics रहते हैं please suggest me. बाकी this is all I wanted to cover in this recording, so I'll see you guys next time. Take care, bye bye.